नमस्कार छात्रों। आप जानते हैं कि आज मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए मैं लेके आया हूं आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्र बरदाई द्वारा लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय। तो देखिए उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। उससे पूर्व मैं आपको इन दोहों के बारे में परिचय करवा दूं। देखिए ये दोहे इस तरह से हैं कि पूरब दिश गढ़ गढ़न पति समुद्र शिखर अति दुग तह सुविजय सुरराजपति जादू कुलह अभग हसम हयगय देश अति पति सायर मज्जाद प्रबल भूप सेवन सकल धुनि निशान बहु साध। यहाँ पर इन पंक्तियों में जब हमने इन पंक्तियों को पढ़ा तो हमें इन पंक्तियों में क्या मुख्य बात मिल रही है, इनका हमें संदर्भ पहले मुख्य बात मिल रही है कि संदर्भ पहले लिखा जाएगा। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई द्वारा लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय से लिया गया है। अब फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग क्या है, इन दोहों में जब हमने इन्हें पढ़ा तो इन दोहों में शुरुआत में ही कर दिया गया कि पूरब दिश गढ़ गढ़नपति, अर्थात पूरब दिशा की बात कही गई है। तो पूर्व दिशा में स्थित समुद्र शिखर गढ़ और उसके अधिपति महाराज विजयपाल का चित्र खींचा गया है। देखिए यह पृथ्वीराज रासो का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो चलिए हम इन पंक्तियों की व्याख्या पढ़ते हैं कि क्या क्या व्याख्याएं होने वाली हैं इनकी। तो व्याख्या में जानते हैं एक तो अर्थ लिखते हैं, अर्थ के साथ साथ पंक्तियों का हम भाव भी लिखते रहते हैं। तो देखिए पूरब दिश गढ़, पूरब दिश यानी पूरब दिशा में गढ़, एक गढ़ है, एक स्थान है गढ़नपति जो गढ़ों का अधिपति है, यानी जो जहाँ राजा निवास करते थे उसे गढ़ कहा जाता था, जैसे चित्तौड़गढ़। और इसके अलावा अन्य गढ़ जो हैं वो गढ़ों का क्या है, पति है, यानी उन गढ़ों से सबसे बड़ा है। गढ़ों में क्या है, सबसे बड़ा है। समुद्र शिखर अति दुग, यानी समुद्र जिसका नाम क्या है, समुद्र शिखर अति दुर्ग, समुद्र शिखर नाम का दुर्ग है। दुर्ग यानी दुर्ग। देखिए इसकी भाषा डिंगल है। डिंगल और पिंगल भाषा में मैं अभी अंतर बताऊंगा जब काव्य सौंदर्य बताने लगूंगा। तो आप यहाँ केवल इतना समझिए कि इसकी भाषा डिंगल है, इसलिए कठिन है। समुद्र शिखर नाम का अति यानी एक अत्यंत विशाल दुर्ग यानी दुर्ग है। फिर क्या है, तह सुविजय, वहाँ पर विजयी अर्थात विजय को प्राप्त करने वाले सुरराजपति, सूर्य यानी देवताओं के, राज यानी राजा, पति यानी अधिपति, देवताओं के राजा कौन है, जादू कुल अभग, जो यदुकुल में पैदा हुए हैं। जादू कुलह अभग यानी जादू कुलह के अभिन्न परंपरा में पैदा होने वाले हैं। अभग से तात्पर्य है कि अभंग जो न हो, यानी जो कभी पराजित न हो, वह क्या है, अभग। उसके लिए इस विशेषण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इन पंक्तियों में भी यही अर्थ निकलेगा। अगर समेकित रूप से हम इन पंक्तियों का अर्थ समझने का प्रयास करें तो पूर्व दिशा में गढ़ों का अधिपति या गढ़ों में सर्वश्रेष्ठ समुद्र शिखर गढ़ नाम का एक दुर्ग है। और उस दुर्ग में और उस स्थान पर सुरराजपति, सूर्य यानी देवताओं के, राज यानी राजा, पति यानी अधिपति, और उस स्थान पर विजयपाल नाम का सुरराजपति देवताओं के राजा इंद्र के समान जो विजयी हो और
जो यदुकुल में की अभग्न परंपरा में उत्पन्न हुआ हो। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि पूरब दिशा में सभी गढ़ों में श्रेष्ठ एक गढ़ है जिसका नाम समुद्र शिखर गढ़ है, और अन्य गढ़ों का जो स्वामी है वह समुद्र शिखर गढ़ है, और उस गढ़ के स्वामी महाराज विजयपाल हैं, जो या यदुवंश की अभग्न परंपरा में उत्पन्न हुए हैं, जिनकी सुंदरता इंद्र से भी बढ़कर है, अथवा वे इंद्र के समान अपराजेय हैं। यानी इंद्र के समान यादव वंश के श्रेष्ठ विजयपाल राजा उस स्थान के राजा हैं। अब आगे क्या क्या विशेषता है विजयपाल में, तो हसम हयज्ञय देश अति। हसम यानी लाखों लाखों, हसम यानी देखिए यह अरबी भाषा का शब्द है हसमत जो आप कहते हैं, तो इसका अर्थ है वैभव, संपन्नता, धन संपत्ति आदि। यानी हसम से तात्पर्य वैभव, धन संपत्ति आदि की चर्चा यहाँ कवि कर रहा है। फिर आगे वे कहते हैं कि हयज्ञय यानी हय यानी घोड़े, गय यानी हाथी, हय गय। देखिए ये जो शब्द है इसे इस तरह से हय प्लस गय के मेल से बना है, इस कारण से हय यानी घोड़ा और गय यानी हाथी। तो इन दोनों के योग से जिसके पास क्या है, जो अत्यंत वैभवशाली है और हाथी घोड़ों से युक्त है, देश अति यानी वह देश कैसा है, बहुत सारी वैभवशाली धन संपत्ति और हाथी घोड़ों से भरा हुआ शहर और नगर है। पति सायर मज्जाद, पति सायर यानी वहाँ का जो अधिपति है वह कैसा है, वह सायर यानी समुद्रों से घिरा हुआ है। यहाँ यह कह रहे हैं कि वह जो उसके अधिपति यानी समुद्र शिखरगढ़ के जो अधिपति हैं उनकी सीमा समुद्र तक फैली हुई है। मज्जाद यानी सीमा, मज्जाद से तात्पर्य क्या है, सीमा या सरहद। यह जो शब्द है यह सीमा और सरहद से तात्पर्य रखता है। सायर से तात्पर्य यह है कि उस स्थान पर उसका जो अधिपति है वह कैसा है, वह हाथी घोड़ों से युक्त है तथा उसकी सीमा तथा उसकी मर्यादा समुद्र के समान विस्तृत और स्थिर है। और क्या है उनके यहाँ, प्रबल भूप, प्रबल यानी जो शक्तिशाली हैं, भूप यानी जो राजा, भूप यानी भूमि पर जो अधिपति हैं वो क्या है, सेवा ही सकल, उसकी सेवा करते हैं। धुनि निशान बहुसाद, धुनि निशान यानी तरह तरह की गगन भेदी ध्वनियाँ उस स्थान पर होती रहती हैं। यानी उसके महल में नगाड़ों का गंभीर घोर शब्द होते रहता है। भाव यह है कि जो विजयपाल नाम का राजा है उसके पास लाखों हाथी घोड़े और वह नगर धन संपत्ति से परिपूर्ण है। और इसके बाद क्या है कि उसका अधिपति जो है यानी वह जो समुद्र शिखरगढ़ स्थान है वह चारों ओर से समुद्र से भी घिरा हुआ है। यानी मज्जाद से तात्पर्य सीमा से है कि उसकी सीमाएं समुद्र से घिरी हुई हैं। और उसके यहाँ प्रबल यानी जो शक्तिशाली राजा हैं वो सेवा करते हैं धुनि निशा, और उसके राज दरबार में तरह तरह के ढोल नगाड़ों की ध्वनियाँ लगातार बजती रहती हैं। इतना इन पंक्तियों की जब हम व्याख्या लिख चुके तो हम क्या लिखते हैं, तब हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं।
तो काव्य सौंदर्य में इन पंक्तियों में क्या इनका काव्य सौंदर्य होगा? तो चलिए पहली सुंदरता इन पंक्तियों की देखते हैं कि पहली सुंदरता क्या है। अब देखिए शुरू में ही यहाँ पर गढ़ गढ़न दिशि दुर्ग समुद्र सिसर, गढ़ गढ़न समुद्र सिसर, और इसके बाद गढ़ गढ़न समुद्र सिसर, और इसके साथ साथ इन पंक्तियों में जब हम देखते हैं तो समुद्र सिसर ठीक है, गढ़ गढ़न भी ठीक है। इन पंक्तियों में देखिए अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा विराजमान है। और इसके बाद क्या है कि विजय सुरराजपति, विजय सुरराजपति तहसु विजय सुरराजपति में रूपक अलंकार की सुंदर छटा है। कैसे कि वह सुरराजपति, सूर्य यानी देवताओं के राजा के समान वह गौरवर्ण का या सुंदर राजा है। इस कारण से इस पंक्ति में रूपक अलंकार की सुंदर छटा हमें देखने को मिल जाती है। और क्या है, आगे जब हम देखते हैं तो आगे की पंक्ति में भूप, देखिए प्रबल भूप से वही सकल, जो यह शब्द उपयोग किया गया है, इन शब्द में इस शब्द के प्रयोग से यहाँ परिकांकुर अलंकार है। यानी इतनी जब किसी भी विशेषण से युक्त बात को पुष्ट करने के लिए उदाहरणों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के प्रसिद्धि के विरुद्ध बात कही जाए। जैसे यह है कि प्रबल भूप यानी जो इस संसार के सबसे शक्तिशाली राजा हैं उनसे भी श्रेष्ठ वह राजा है। तो राजा जो हैं, क्या जो प्रबल होगा, जो शक्तिशाली होगा, तो क्या उससे भी कोई शक्तिशाली पैदा हो सकता है क्या? कभी नहीं। जैसे भारत में समुद्रगुप्त था, तो समुद्रगुप्त के समान शक्तिशाली अभी तक कोई भी राजा नहीं हुआ था। उससे अन्य क्षेत्रों में, युद्ध के क्षेत्र में समुद्रगुप्त के समान कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रसिद्धि के विरुद्ध बात करने के कारण परिकांकुर अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिल जाती है। अब फिर इसके बाद देखिए इन पंक्तियों में भाषा, दूसरी बात भाषा, इसकी भाषा क्या है? डिंगल है। डिंगल भाषा में किसका मेल होता है? देखिए डिंगल भाषा वह होती है जो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के योग से बनती है। ठीक, अपभ्रंश और राजस्थानी के योग से मिलकर बनने वाली भाषा डिंगल कही जाती है। अब अपभ्रंश क्या है, आपके मन में यह प्रश्न होगा। तो देखिए अपभ्रंश वही है जो भाषा विकसित हो रही है हिंदी से पूर्व की अवस्था। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था कि भाषा कैसे परिवर्तित होती है। तो भाषा परिवर्तन के कई कारण हैं। एक तो जलवायु परिवर्तन होता है, दूसरा राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, इससे भाषा परिवर्तित होती है। तो भारत में सबसे पहले संस्कृत बोली जाती थी, फिर गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश के कारण उन्होंने उपदेश पाली भाषा में दिया, तो पाली भाषा का विकास होने लगा। पाली के बाद प्राकृत, जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार हमारे देश में हुआ तो प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत भाषा का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप था वह अपभ्रंश था। इसका न तो कोई व्याकरण था, न तो कोई लिखित इसकी पुस्तक ही थी। यह केवल टूटी फूटी भाषा में लिखी जाने वाली भाषा थी। तो अपभ्रंश के बाद विकास, अपभ्रंश के बाद अपभ्रंश के कई रूप थे। तो अपभ्रंश के एक रूप से
सौरसेनी से हिंदी की खड़ी बोली का विकास हुआ। मागधी और अर्धमागधी से क्रमशः बिहार की और उत्तर प्रदेश की भाषाओं का विकास हुआ है। तो देखिए इसकी भाषा डिंगल है। डिंगल यानी अपभ्रंश, टूटी फूटी भाषा प्लस राजस्थानी का योग इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट रूप से किया है। और एक बात जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि कुछ किताबों में जो सुर का अर्थ दिया गया है वह क्या है, राजाओं के अधिपति ये माना गया है। और कुछ में विजय सुर नाम है, राजा का नाम जो है वह विजयपाल न हो करके, यहाँ देखिए विजय सुर, कुछ किताबों में यह बताया गया है कि राजा का नाम विजयपाल नहीं है, राजा का नाम विजय सुर है। तो आप परेशान न होइएगा, क्योंकि विजय सुर और विजयपाल का अर्थ एक ही है, अलग अलग टीकाकारों ने अलग अलग बात बताई है। अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो का नायक कौन है और उसमें पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय में पद्मावती के पिता का क्या नाम है, तो विजय सुर दिया है या विजयपाल दिया है। तो उनमें से एक सहयोग आप विजय सुर देख लें तो सोचें कि विजयपाल उस राजा का नाम था, और आप भ्रमित होने लगे तो ऐसी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। और एक जो और महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इन पंक्तियों में जो तत्सम और तद्भव शब्दावली तथा ब्रजभाषा भी इसमें मिश्रित है, और इसके साथ साथ इसमें अन्य भाषा के शब्द जैसे फारसी का हसम शब्द आया है। धन वैभव से तात्पर्य हसम से, इन्हीं पंक्तियों के आधार पर यह कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासों में मिलावट हुई है। तो देखिए इन पंक्तियों में अब जैसे हसम शब्द हो गया या मज्जाद जो शब्द है, यह जो शब्द है आप देख रहे हैं, मज्जाद शब्द भी एकदम ही इसका अर्थ आपको नहीं पता चल रहा है। बहुत किताबों में जब आप पुस्तकों में खोजते हैं तब आपको मिलता है कि मज्जाद का अर्थ होता है सीमा, सीमा से तात्पर्य मज्जाद का होता है। तो इस आधार पर प्राकृत भाषा के शब्दों का भी सुंदर समन्वय हुआ है। और इसमें देखिए दोहा छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। दोहा छंद, इसे देखिए, इसी के बारे में यह जो छंद है यह दोहा है। दोहा से दोहा छंद का निर्माण होता है। तो दोहा छंद का में निर्मित यह पंक्तियां हैं। इसके बाद चलिए हम आगे की पंक्तियों का अध्ययन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे चंद्रप्रदायी जी कह रहे हैं कि धुनि निशान बहुसाद नाद सुरपंच बजत दिन 10,000 है चढ़त हेम नग जटित साज तिन गज असंस गजपति मुहर सेना तिन संसह इक नायक धर पिनाक धर भर रज रंसह 10 पुत्र पुत्री इक समरथ सुरंग उम्मर डमर भंडार लक्ष्य अगणित पदम सो पदम सेन कुंवर सुघर। अब देखिए हम इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद सबसे पहले इन पंक्तियों का संदर्भ लिखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद्य हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम महाकवि चंद्रप्रदायी द्वारा रचित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय से अवतरित है। जब संदर्भ लिख दिए फिर क्या लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में क्या है, इन दोहों में पूर्व दिशा में स्थित समुद्र शिखर दुर्ग और उसके अधिपति महाराज विजयपाल का परिचय दिया गया है कि कैसे महाराज विजयपाल हैं और इनकी सेना कैसी है, इस बात को बताया गया है। इनकी इस कवित्व में राजा विजयपाल का वैभव, अब देखिए विजयपाल या विजय सूर्य शब्द आपको मिलता है तो दोनों ही बात एक ही
है, आप ये समझ करके रखेंगे कि दोनों बातों में कोई अंतर बिल्कुल भी नहीं है। यह जब आप समझ करके चलेंगे तभी आप अच्छे से इसकी व्याख्या लिख पाएंगे। अगर आप विजय पाल की जगह विजय सुर लिखते हैं कोई फर्क नहीं। अब पहली पंक्ति में कवि क्या कह रहा है कि धुनि निशान बहुसाद नाद सुर पंच बजत दिन। धुनि निशान बहुसाद, धुनि यानी ध्वनि, निशान यानी जोर जोर से चारों तरफ जिसकी ध्वनि फैल रही है, बहुसाद विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ क्या है, फैल रही हैं। नाद यानी तंत्री, सुरपंच बजत दिन, सुरपंच से तात्पर्य 5 स्वरों से है कि 5 स्वरों से युक्त ध्वनियाँ सदैव बजती रहती हैं। अब वे 5 स्वर कौन से हैं, 5 तरह की ध्वनियाँ कौन सी हैं कि सुरपंच, सुर 5 तरह का सुर निकालने वाले जो वाद्य यंत्र हैं वो कौन हैं। तो देखिए सुरपंच से तात्पर्य यहाँ पर कवि का ये है कि सुरपंच यानी मृदंग तंत्री, मृदंग तंत्री, ताल, दुदुम्भी और मृदंग तंत्री, ताल, दुदुम्भी और मुरली ही 5 स्वरों में आती हैं। तो ये बात कि यहाँ कह रहे हैं कि धुन निशान तरह तरह की ध्वनियाँ दिन भर बजती रहती हैं और वो भी 5 स्वर भी सुनाई पड़ते हैं। पूरे दिन 5 तरह के स्वर सुनाई पड़ते हैं। अब 5 स्वर किसके किसके, मृदंग के, तंत्री के, ताल के, दुदुम्भी के और मुरली के यानी बांसुरी के। इन 5 तंत्रों को सदैव उस राजा के दरबार में बजाया जाता रहता है। अर्थात उस राजा के राज्य की इतनी बड़ी सुंदरता व्याप्त है कि चंद बरदाई कह उठते हैं कि उस राजा के नगाड़ों की ध्वनि क्या है, बहुत ही तीव्र है। यह ध्वनि कैसी है, 5 स्वरों में नित्य होती रहती है। यानी मृदंग, तंत्री, मुरली, ताल और दुम्भी आदि 5 प्रकार के ध्वनियों के बाजे वहाँ सदैव बजते रहते हैं। और क्या है, 10,000 है, 10,000 क्या है, घोड़े हैं। चढ़त हेम नग जटित साजतीन, चढ़त यानी उन पर चढ़ा हुआ है क्या, हेम यानी सोना जिसमें नग जड़ा हुआ हो, साजतीन और विभिन्न तरह से 3 साज सज्जाओं से उन्हें सजाया गया है। यहाँ कहते हैं चंद्र बरदाई जी कि उस राजा के पास 10,000 सैनिक घोड़ों पर सदैव सवार होकर सजे सजाए रहते हैं और उन घोड़ों के साज सोने और रत्नों से जड़े हुए हैं। और क्या है, गज असंस यानी असंख्य हाथी हैं, गजपति और उस पर हाथियों पर सवार सैनिक भी हैं। मुहर सेना 3 संस, मुहर सेना यानी पैदल चलने वाले सैनिक भी 3 संस हैं। यानी कितने हैं, असंख्य, यानी उनकी सेना में असंख्य क्या हैं, हाथी हैं। गज असंख्य से तात्पर्य असंख्य हाथी हैं। और क्या है, तथा उन हाथियों की शोभा कैसी है, और हाथियों के आगे की सेना 3 संस यानी 3 शंख है। कहने का तात्पर्य है कि 3 सेना शंख ललकारती हुई आगे बढ़ती है। इतनी ज्यादा उस राजा की सेना में सैनिक हैं। एक नायक कर धर पिनाक,
और ये सब क्या है, इस पृथ्वी का केवल एक ही नायक है, एक ही अधिपति है। धरि पिनाक, पिनाक यानी धनुष। जैसे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान शंकर हैं, और उनकी धनुष का क्या नाम है, पिनाकी धनुष का नाम है। तो उसी तरह से पृथ्वी का एक ही अधिपति है, उसका नाम विजयपाल है, जिसके पास 10,000 घोड़े हैं। घोड़े सैनिकों से युक्त हैं, जिस पर हमेशा सैनिक सवार रहते हैं, और उन घोड़ों पर स्वर्ण और रजत इत्यादि मुद्राएं भी सदैव चढ़ी रहती हैं। और क्या है, असंख्य हाथी भी हैं। और क्या है, पैदल चलने वाले 3 शंख सैनिक हैं। और क्या है, इन सभी का नायक एक ही है, विजयपाल, जो अपने कंधे पर पिनाकी नामक धनुष धारण करता है। धर भर रज रंस, धर भर यानी धर यानी पृथ्वी पर, भर यानी है कि वह एकमात्र मंडलाधिपति है, जो हाथ में धनुष धारण करके संपूर्ण पृथ्वी के राज्य की रक्षा करता है। और क्या कह रहे हैं कि 10 पुत्रीय इक, 10 पुत्र यानी जिसके पास कितने पुत्र हैं, 10 पुत्र हैं। पुत्रीक यानी एक ही पुत्री है। समरथ, सम यानी समान है, रथ यानी उनका रथ, सभी का रथ पुत्रों और पुत्रियों का एक समान है। रथ सुरंग उम्मर डमर, रथ सुरंग उम्मर डमर से तात्पर्य यह है कि सुरंग से सुंदर रंग वाला, उम्मर यानी आकाश और आकाश या अंबर, डमर यानी चंदोबे। तो यहाँ पर इनकी जो बात है वो मुख्य रूप में क्या है, इसकी भाषा ढिंगल है, इस कारण से थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होती है। जैसे कि मैंने कहा डमर का अर्थ चंदोबे है, तो चंदोबे का अर्थ वो नहीं है। अब आपको समझ में आएगा कि उसके सभी 10 पुत्र और पुत्रियां रूप गुण से संपन्न हैं, और उनके छत्रों के रंग बिरंगे हैं। और क्या है, डमर से तात्पर्य यही है चंदोबे, यानी जैसे ये है कि सुरंग उनके रथ पर एक समान रथों, 10 पुत्र और 1 पुत्री के रथों की स्थिति एक समान है। और क्या है, और यह है कि जिस रथ से वे चलते हैं उसका जो छत्र है वह भी एकदम एक समान है। और वह जो उनका रथ का छत्र है वह समस्त गुणों से युक्त और रंग बिरंगे स्वरूप का है। भंडार लक्ष्य, लाखों भंडारी हैं। भंडार यानी जिसके पास अन्न का अपूर्व भंडार है। अगिनत पदम सो पदम सेन कुंवर से घर, यानी उसके पास कितनी संपत्ति है, तो उसके पास उसकी संपत्ति की गणना क्या है, असंख्य है, कि उसकी संख्या नहीं बताई जा सकती है। तथा सुंदर पदम सेन कुंवर उसकी रानी है, यानी उसकी रानी का क्या नाम है, पदम सेन कुंवरी। पदम सेन कुंवरी जिसकी रानी का नाम है, जिसके पास धन संपत्ति भी परिपूर्ण है, और उसकी रानी का नाम पदम सेन कुंवरी है। भाव यहाँ पर क्या है, चंद्रबरदाई का भाव यह है कि वह राजा जो विजयपाल है उसके महल के आसपास सदैव नगाड़ों की ध्वनि बजती रहती है। 5 तरह की तंत्रियां यानी दुदुम्भी, ताल, तंत्री, मुरली आदि ध्वनियां सदैव बजती रहती हैं। और उसके पास 10,000 हाथी घोड़े जो रत्नों से जड़े हुए हैं, सजी सजान सेना में स्थित रहते हैं। और उसके पास असंख्य हाथी भी हैं, और हाथियों को भी विभिन्न तरह से सजाया जाता है। और उसकी सेना में असंख्य 3
यानी उसकी सेना में बहुत 3 लाख के आसपास पैदल सैनिक हैं और वे सैनिक पूरे राज्य की रक्षा करते हैं और उनका जो राजा है वह एकमात्र है जो पूरी पृथ्वी का अधिपति है, जिसका नाम विजयपाल है। वह अपनी पिनाकी धनुष से समस्त पृथ्वी की रक्षा करता है और उसके पास 10 पुत्र और 1 पुत्री है और सभी का रथ एक समान है। बस उन रथों के ऊपर जो छत्र है वह भिन्न भिन्न रंग का है और उसकी एक रानी है, उसने एक ही विवाह किया है और उस रानी का नाम पद्मसेन कुंवरी है। वह राजा अत्यंत ही वैभवशाली है। अब व्याख्या के बाद हम क्या लिखते हैं? पंक्तियों की विशेषता। तो पंक्तियों की विशेषता में क्या लिखेंगे? तो पंक्तियों की विशेषता में सबसे पहले अलंकार हम खोजने का प्रयत्न करेंगे कि कौन सा अलंकार है। देखिए इस पंक्ति में जब हम देखते हैं तो इस पंक्ति में गजपति और क्या है, और गजपति के अलावा हमें क्या मिल रहा है? पद्मसेन। क्या? पद्मसेन। यहाँ पर यमक अलंकार की एक पदम का अर्थ है संख्या, यानी जिसकी अगणित पदम यानी जिसकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती, असंख्य उसके पास धन संपत्ति या भंडार गृह है। एक पद्मसेन का अर्थ है रानी का नाम। तो यहाँ पर सभंग पद यमक है और गजपति, एक गज का अर्थ है हाथी। गजपति का अर्थ क्या है कि हाथियों पर सवार होने वाले हाथी चालक जो लड़ाई करते हैं युद्ध के सैनिक। तो इन दोनों की जो शोभा की बात कही गई है वह इस तरह से है। इस कारण से सभंग पद यमक अलंकार की सुंदर छटा हमें देखने को मिल जाती है। और इसके बाद इसकी सीमाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है कि भंडार की गणना ही नहीं की जा सकती कि कितना बड़ा भंडार है, जिस कारण से इसमें इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार भी मिल रहा है कि बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना कि बातें जब झूठी प्रतीत होने लगे तो समझ लीजिए कि उस स्थान पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इसकी भाषा क्या है? भाषा जानते हैं आप, इसकी भाषा डिंगल है। और इसमें और क्या विशेषता है इन पंक्तियों में? देखिए इन पंक्तियों का छंद जो है वह छप्पय छंद है। कौन सा छंद है? छप्पय छंद में इन्होंने यह बात की है। देखिए शुरुआत में दोहा छंद था, इसमें छप्पय छंद का सुंदर समन्वय चंद्रबरदाई ने प्रस्तुत किया है। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे तो आगे की व्याख्या की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।